नमस्कार मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है स्पिरिचुअल लर्निंग विया स्टोरी में। मैं आपका साथी हूं इस अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा में, जहां हम गहरे जीवन के सत्यों को कहानियों के माध्यम से समझते हैं। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जो शायद आपके पूरे जीवन को बदल दे। ये कहानी है मन पर नियंत्रण की। हम सभी के जीवन में ये सवाल कभी ना कभी जरूर आता है कि आखिर मन को काबू में कैसे किया जाए। क्यों हमारे विचार हमारे नियंत्रण में नहीं रहते? कैसे हम अपने मन के मालिक बने, गुलाम नहीं? दोस्तों, आज की इस लंबी कहानी में मैं आपको दो अलग मार्ग दिखाऊंगा। पहला मार्ग, मन की गतिविधियों को सचेत रूप से देखना, यानी साक्षी बनना। दूसरा मार्ग, अपने तरीके से मन को सक्रिय रूप से नियंत्रित करना। और इन दोनों मार्गों की खूबियां और कमियां क्या हैं, यह हम एक गहरी, भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानी के जरिए समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं ये यात्रा। अध्याय 1, अर्जुन, एक बेचैन आत्मा की कहानी। हरिद्वार के पास गंगा के तट पर बसे एक छोटे शहर में अर्जुन नाम का एक 30 साल का युवक रहता था। देखने में तो अर्जुन एक सफल इंसान था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई, अच्छी नौकरी, समझदार पत्नी कविता और एक प्यारा बेटा आर्यन। लेकिन बाहर से दिखने वाली इस खुशी के पीछे अर्जुन के मन में एक भयंकर तूफान चलता रहता था। सुबह 5 बजे अलार्म बजते ही अर्जुन के मन में विचारों की बाढ़ आ जाती। क्या होगा अगर गड़बड़ हो गई? पिछले महीने की सैलरी से ईएमआई कटकर कुछ खास बचा नहीं। कविता कल से उदास लग रही है, कहीं मुझसे नाराज तो नहीं? आर्यन का एडमिशन, फीस कैसे भरूंगा? मां की तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है। ये विचार दिन रात अर्जुन के मन में चलते रहते थे। वह चाहकर भी इन्हें रोक नहीं पाता था। रात को बिस्तर पर लेटकर घंटों करवटें बदलता रहता था। कविता अक्सर कहती, अर्जुन तुम हमेशा कहीं और खोए रहते हो, कभी यहां इस घर में हमारे साथ भी रहा करो। अर्जुन का जवाब हमेशा यही होता, मैं कोशिश करता हूं लेकिन मेरा मन ही नहीं मानता, न जाने कैसे कैसे विचार आते रहते हैं। दर्द की गहराई। एक दिन अर्जुन ने अपनी डायरी में लिखा, मैं मन का ही गुलाम बन गया हूं। ये मन मेरी मर्जी के बिना जहां चाहे भटकता रहता है। मैं शांत रहना चाहता हूं लेकिन ये चिंता करता रहता है। मैं खुश रहना चाहता हूं लेकिन ये डर और परेशानी में डूबा रहता है। क्या मैं कभी इस मन को काबू में कर पाऊंगा? यही था अर्जुन का दर्द, वह अपने ही मन से हार रहा था। अध्याय 2, गुरुजी से मुलाकात, पहली राह की खोज। एक शुक्रवार की शाम अर्जुन गंगा के घाट पर टहल रहा था। मन में फिर वही परेशानियों के विचार चल रहे थे। तभी उसकी नजर एक बुजुर्ग व्यक्ति पर पड़ी जो घाट की सीढ़ियों पर शांति से बैठे गंगा की धारा को देख रहे थे। उस व्यक्ति के चेहरे पर अजीब सी शांति थी। उनकी आंखों में एक गहराई थी, जैसे वे कोई बहुत गहरा राज जानते हों। अर्जुन को लगा कि शायद ये व्यक्ति उसकी समस्या का हल जानते हों। संकोच करते हुए अर्जुन उनके पास गया। नमस्ते बाबा जी, अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा। बुजुर्ग व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा, आइए बेटा, बैठिए। मैं कोई बाबा नहीं हूं, मेरा नाम ध्यानानंद है। आप परेशान लग रहे हैं। अर्जुन चौंक गया। कैसे पता चल गया इन्हें? जी हां, अर्जुन ने कहा, मैं बहुत परेशान हूं। मेरा मन हमेशा भटकता रहता है। मैं इसे शांत रखना चाहता हूं लेकिन नहीं रख पाता हूं। पहली सीख, मन क्या है? ध्यानानंद जी ने धीरे से कहा, बेटा, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप मन को शांत क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि ये मुझे परेशान करता है, अर्जुन ने जवाब दिया। अच्छा, तो आप मन को अपना दुश्मन समझते हैं? अर्जुन ने थोड़ा सोचा, फिर बोला, हाँ, कुछ वैसा ही लगता है। ध्यानानंद जी मुस्कुराए। यही तो गलती है बेटा, आप मन को दुश्मन समझ रहे हैं। लेकिन मन तो बस एक उपकरण है, जैसे आपका हाथ या आपकी आंख। लेकिन गुरुजी, ये उपकरण मेरी बात नहीं मानता, क्योंकि आप इसका सही उपयोग नहीं जानते। मन को समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि मन है क्या। ध्यानानंद जी ने समझाना शुरू किया। देखिए बेटा, मन कोई ठोस चीज नहीं है।
यह विचारों, भावनाओं, यादों और कल्पनाओं का एक प्रवाह है। जैसे ये गंगा बहती रहती है, वैसे ही मन में भी विचारों की धारा बहती रहती है। अब समस्या ये है कि आप इस धारा के साथ बह जाते हैं। आप सोचते हैं कि आप ही ये विचार हैं, लेकिन सच ये है कि आप विचार नहीं हैं, आप विचारों को देखने वाले हैं। अर्जुन की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। ध्यानानंद जी ने कहा, इसे समझने के लिए मैं आपको दो रास्ते बताता हूं। पहला रास्ता साक्षी भाव। इसमें आप अपने मन की गतिविधियों को बिल्कुल वैसे ही देखते हैं जैसे आप इस गंगा को देख रहे हैं। ना कोई हस्तक्षेप, ना कोई जजमेंट, सिर्फ देखना है। दूसरा रास्ता सक्रिय नियंत्रण। इसमें आप अपने मन को जबरदस्ती अपनी मर्जी के अनुसार चलाने की कोशिश करते हैं। अर्जुन ने पूछा, गुरुजी, इन दोनों में से कौन सा बेहतर है? यह है आपको अनुभव करके देखना होगा। मैं आपको एक प्रयोग देता हूं। अध्याय 3, पहला प्रयोग, साक्षी भाव की शुरुआत। ध्यानानंद जी ने अर्जुन को समझाया, अगले 15 दिन आप रोज सुबह 20 मिनट ये अभ्यास करेंगे। किसी शांत जगह बैठकर आंखें बंद कर लेंगे और सिर्फ देखेंगे कि मन में क्या चल रहा है। साक्षी भाव का अभ्यास। जब कोई विचार आए, अच्छा हो या बुरा, आप बस देखेंगे और मन में कहेंगे, अरे एक विचार आया। जब गुस्सा आए तो कहेंगे, अरे गुस्सा आ गया। जब चिंता हो तो कहेंगे, अरे चिंता हो रही है। बस इतना ही, कुछ रोकने की कोशिश नहीं करनी, कुछ बदलने की कोशिश नहीं करनी, सिर्फ देखना है। पहले दिन का अनुभव। अगली सुबह अर्जुन ने यह अभ्यास शुरू किया। आंखें बंद करके बैठते ही मन में तूफान मच गया। ये क्या बकवास है, बैठे बैठे क्या फायदा होगा? अर्जुन ने सोचा, अरे एक संदेह का विचार आया। आज ऑफिस में मीटिंग है, तैयारी करनी होगी। अरे ऑफिस की चिंता आई, 20 मिनट बर्बाद हो जाएंगे। अरे समय की चिंता आई। धीरे धीरे अर्जुन को एहसास हुआ कि वास्तव में वह अपने विचारों को देख रहा है, उनमें डूब नहीं रहा है। तीसरे दिन का अनुभव। तीसरे दिन एक अजीब बात हुई। जब अर्जुन ने गुस्से के विचार को सिर्फ देखा तो वह अपने आप शांत हो गया। जब उसने चिंता को सिर्फ देखा तो वह भी धीरे धीरे कम हो गई। क्या बात है, जब मैं लड़ता था तो ये विचार और मजबूत होते थे, सिर्फ देखने से कमजोर हो रहे हैं। 7वें दिन का चमत्कार। 7वें दिन अर्जुन को एक अद्भुत अनुभव हुआ। अभ्यास के दौरान अचानक कुछ देर के लिए सभी विचार रुक गए। पूर्ण मौन, न कोई विचार, न कोई भावना, सिर्फ शुद्ध चेतना। ये अनुभव मात्र 30 सेकंड का था, लेकिन अर्जुन को लगा जैसे वह किसी और ही दुनिया में पहुंच गया हो। इतनी शांति उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। 15वें दिन का निष्कर्ष। 15 दिन बाद अर्जुन की जिंदगी में बदलाव दिखने लगा था। कम रिएक्टिव, अब वह हर बात पर तुरंत रिएक्ट नहीं करता था। बेहतर फोकस, ऑफिस में काम करते समय ध्यान कम भटकता था। रिश्तों में सुधार, कविता से कम झगड़ा होता था। बेहतर नींद, रात को विचारों की वजह से कम जागना पड़ता था। अध्याय 4, दूसरे मार्ग की खोज। सक्रिय नियंत्रण। 15 दिन बाद जब अर्जुन ध्यानानंद जी से मिला तो उसने अपने अनुभव साझा किए। गुरुजी, ये पहला तरीका तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन कभी-कभी लगता है कि मैं कुछ कर नहीं रहा, सिर्फ देख रहा हूं। ध्यानानंद जी मुस्कुराए। अच्छा, तो आगे आप दूसरे तरीके को भी आजमाइए। अगले 15 दिन आप सक्रिय नियंत्रण का अभ्यास करेंगे। सक्रिय नियंत्रण की तकनीक। इसमें आप अपने मन को सक्रिय रूप से डायरेक्ट करेंगे। विचार प्रतिस्थापन। जब कोई नकारात्मक विचार आए, तुरंत उसकी जगह सकारात्मक विचार रखें। मंत्र जाप, ओम शांति 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 या कोई और मंत्र लगातार जपते रहें। श्वास नियंत्रण। श्वास की गति को नियंत्रित करके मन को शांत करें। सकारात्मक संकल्प। अपने आप से कहें, मैं शांत हूं, मैं खुश हूं, सब कुछ ठीक है। पहले दिन का अनुभव। अर्जुन ने सक्रिय नियंत्रण शुरू किया। सुबह जैसे ही चिंता का विचार आया, चिंता, आज का दिन कैसा जाएगा? अर्जुन ने कहा, नहीं, आज का दिन बहुत अच्छा जाएगा, सब कुछ ठीक होगा। गुस्सा, कल बॉस ने बुरा व्यवहार किया था। अर्जुन ने कहा,
नहीं, मैं गुस्सा नहीं करूंगा। ओम शांति शांति शांति। तीसरे दिन की स्थिति। तीसरे दिन अर्जुन को लगा कि यह तरीका तुरंत काम कर रहा है। जब भी कोई नकारात्मक विचार आता, वह तुरंत उसे सकारात्मक विचार से बदल देता। वाह, अर्जुन ने सोचा, ये तो बहुत बढ़िया है। मैं अपने मन को कंट्रोल कर रहा हूं। 8वें दिन की समस्या। लेकिन 8वें दिन एक समस्या आई। लगातार मन को कंट्रोल करते करते अर्जुन बहुत थक गया। उसे लगा जैसे वह किसी से लगातार लड़ाई कर रहा हो। ये काम बहुत थकाऊ है, अर्जुन ने सोचा। हर वक्त अपने मन पर नजर रखनी पड़ती है कि कहीं कोई गलत विचार ना आ जाए। 12वें दिन का संकट। 12वें दिन अर्जुन के ऑफिस में एक बड़ी समस्या आई। एक प्रोजेक्ट में गड़बड़ी हो गई और बॉस ने बहुत डांटा। अर्जुन ने कोशिश की, मैं शांत हूं, मैं शांत हूं, ओम शांति शांति। लेकिन गुस्सा इतना तेज था कि सब कुछ बेकार हो गया। वो पहले से भी ज्यादा परेशान हो गया। 15वें दिन का एहसास। 15 दिन बाद अर्जुन का नतीजा ये था। फायदे, तुरंत राहत मिलती थी। लगता था कि वो कुछ कर रहा है। कुछ समय के लिए कंट्रोल महसूस होता था। नुकसान, बहुत मानसिक ऊर्जा खर्च होती थी। लगातार सतर्क रहना पड़ता था। तनावपूर्ण परिस्थितियों में बेकार हो जाता था। थकान बहुत होती थी। अध्याय 5, गुरुजी से दूसरी मुलाकात, सत्य की खोज। 1 महीने बाद अर्जुन फिर गंगा घाट पर ध्यानानंद जी से मिला। उसके चेहरे पर असमंजस के भाव थे। गुरुजी, अर्जुन ने कहा, मैंने दोनों तरीके आजमाए। पहला तरीका धीमा लगा लेकिन शांति मिली। दूसरा तरीका तुरंत काम करता लगा लेकिन बहुत थकाऊ था। आप बताइए कि सही क्या है? ध्यानानंद जी ने हंसकर कहा, बहुत बढ़िया, आपने दोनों का सही अनुभव किया है। अब मैं आपको इनकी गहराई में ले चलूंगा। साक्षी भाव की गहरी समझ। पहले साक्षी भाव को समझते हैं। जब आप सिर्फ देखते हैं तो वास्तव में आप एक बहुत गहरा काम कर रहे होते हैं। आप अपनी वास्तविक पहचान को खोज रहे होते हैं। ध्यानानंद जी ने एक उदाहरण दिया। मान लीजिए आपके घर में रेडियो बज रहा है। अगर आप रेडियो को बंद करने की कोशिश करें तो मेहनत लगेगी। लेकिन अगर आप सिर्फ ये समझ जाएं कि ये आवाज रेडियो से आ रही है, मैं रेडियो नहीं हूं, तो वो आवाज आपको परेशान नहीं करेगी। मन भी वैसा ही है। जब आप समझ जाते हैं कि ये विचार मन में आ रहा है, मैं ये विचार नहीं हूं, तो आप मुक्त हो जाते हैं। साक्षी कौन है? अब सवाल ये है कि ये साक्षी कौन है? जो मन को देख रहा है वो कौन है? वही आपकी असली पहचान है। वो चेतना है जो हमेशा शांत है, हमेशा स्थिर है। मन में चाहे जो भी तूफान हो, साक्षी अप्रभावित रहता है। सक्रिय नियंत्रण की समस्या। दूसरे तरीके में आप मन से लड़ रहे होते हैं। ये ऐसा है जैसे आप समुद्र की लहरों को हाथ से रोकने की कोशिश कर रहे हो। थोड़ी देर के लिए रुक भी जाएं तो और जोर से वापस आएंगी। इसका मतलब ये नहीं कि ये तरीका बिल्कुल गलत है। कभी कभी थोड़ा नियंत्रण जरूरी होता है, लेकिन ये मुख्य तरीका नहीं हो सकता। संतुलन की कला। ध्यानानंद जी ने एक कहानी सुनाई। एक बार एक राजा के पास 2 मंत्री थे। पहला मंत्री हमेशा कहता था, महाराज कुछ न करें, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। दूसरा मंत्री कहता था, महाराज लगातार कुछ करते रहें तभी राज्य चलेगा। राजा परेशान था। एक दिन एक बुद्धिमान संत आए। उन्होंने कहा, महाराज दोनों मंत्री अपनी जगह सही हैं। कभी निष्क्रियता सही होती है, कभी सक्रियता। बुद्धिमानी इस बात में है कि आप जान जाएं कि कब क्या करना है। संतुलित दृष्टिकोण। ध्यानानंद जी ने समझाया, मन के साथ भी यही बात है। मूल आधार हमेशा साक्षी भाव होना चाहिए, लेकिन जरूरत के समय थोड़ा नियंत्रण भी करना पड़ता है। जैसे अगर मन में किसी को नुकसान पहुंचाने के विचार आ रहे हों तो उन्हें तुरंत रोकना जरूरी है। या फिर अगर कोई जरूरी काम कर रहे हों और मन भटक रहा हो तो उसे वापस काम पर लगाना जरूरी है। लेकिन ये 80-20 का नियम है। 80% साक्षी भाव, 20% नियंत्रण। अध्याय 6, अर्जुन की नई यात्रा, संतुलित अभ्यास। ध्यानानंद जी की सलाह मानकर अर्जुन ने संतुलित अभ्यास शुरू किया।
अब उसे दोनों तरीकों की सही जगह पता थी। रोजाना की दिनचर्या। सुबह का ध्यान, साक्षी भाव। अर्जुन रोज सुबह 30 मिनट साक्षी भाव का अभ्यास करता, सिर्फ देखता कि मन में क्या चल रहा है। दिन भर की जागरूकता। दिन भर काम करते समय भी वो एक छोटा हिस्सा साक्षी के रूप में रखता। जरूरत के समय नियंत्रण। जब कोई हानिकारक विचार आता या फोकस की जरूरत होती तो वो सक्रिय नियंत्रण का इस्तेमाल करता। 1 महीने बाद के परिणाम। व्यक्तिगत जीवन में बदलाव। शांति। अर्जुन के मन में गहरी शांति आ गई थी। स्पष्टता। निर्णय लेने में अधिक स्पष्टता आई। धैर्य। छोटी छोटी बातों पर चिढ़ना कम हो गया। खुशी। बिना किसी कारण एक नेचुरल खुशी महसूस होती थी। पारिवारिक रिश्तों में सुधार। कविता ने देखा कि अर्जुन अब ज्यादा प्रेजेंट रहता है। बात करते समय वो पूरी तरह सुनता है। जब वो गुस्सा होती तो अर्जुन रिएक्ट नहीं करता, बल्कि पहले अपने मन की स्थिति देखता, फिर प्रेम से जवाब देता। आर्यन भी खुश था क्योंकि पापा अब उसके साथ खेलते समय सच में मौजूद रहते थे, फोन या दूसरे विचारों में नहीं। कार्य क्षेत्र में सफलता। ऑफिस में अर्जुन की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। वो कम समय में बेहतर काम करने लगा। जब बॉस डांटता या कोई समस्या आती तो वो घबराता नहीं, बल्कि शांति से समाधान ढूंढता। 3 महीने बाद गहरे अनुभव। 3 महीने के प्रयास के बाद अर्जुन को कुछ अद्भुत अनुभव होने लगे। मौन के क्षण। कभी कभी ध्यान के दौरान ऐसे क्षण आते जब मन बिल्कुल खामोश हो जाता, ना कोई विचार, ना कोई भावना, सिर्फ शुद्ध अस्तित्व। ये क्षण अत्यंत आनंददायक होते। सहज समझ। जटिल समस्याओं के समाधान अपने आप आने लगे। जब मन शांत होता तो बुद्धि बहुत स्पष्ट रूप से काम करती। प्रेम की वर्षा। सबके लिए एक स्वाभाविक प्रेम का भाव उमड़ता। ये प्रेम किसी शर्त पर आधारित नहीं था। अध्याय 7। चुनौतियों से सामना। लेकिन ये यात्रा बिल्कुल आसान नहीं थी। अर्जुन को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहली चुनौती, पुरानी आदतों की वापसी। कभी कभी अर्जुन भूल जाता और फिर से पुराने पैटर्न में फंस जाता। तनाव में आकर वो फिर विचारों के साथ तादाद में बिठा लेता। समाधान। ध्यानानंद जी ने कहा था कि ये बिल्कुल सामान्य है। जब भी याद आए बस वापस साक्षी बन जाइए, खुद को कोसिए मत। दूसरी चुनौती, सामाजिक दबाव। कुछ लोग अर्जुन को बदला हुआ या उदासीन कहने लगे क्योंकि अब वो हर बात पर तुरंत रिएक्ट नहीं करता था। अर्जुन का अनुभव। शुरू में ये बुरा लगा, लेकिन फिर उसने समझा कि सभी को उसका बदलाव समझना जरूरी नहीं है। वो अपने रास्ते पर चलता रहा। तीसरी चुनौती, गहरी पुरानी ट्रॉमा। कभी कभी बचपन की कुछ दुखदाई यादें या गहरे डर सामने आते। इन्हें सिर्फ देखना आसान नहीं होता था। समाधान। ऐसे समय में अर्जुन पहले थोड़ा नियंत्रण मार्ग अपनाता, खुद को सांत्वना देता, फिर धीरे धीरे उन भावनाओं को देखना शुरू करता। अध्याय 8। दूसरों की मदद, ज्ञान का विस्तार। 6 महीने बाद अर्जुन इतना स्थिर हो गया कि दूसरे लोग उससे सलाह मांगने लगे। कविता का परिवर्तन। कविता ने भी अर्जुन से प्रभावित होकर साक्षी भाव सीखना शुरू किया। कविता का अनुभव। पहले मैं हर छोटी बात पर परेशान हो जाती थी। अब जब कोई समस्या आती है तो पहले मैं देखती हूं कि मेरे मन में क्या हो रहा है, फिर शांति से सोचती हूं कि क्या करना चाहिए। उनके रिश्ते में और भी गहराई आ गई। झगड़े कम हो गए और समझदारी के साथ बातचीत बढ़ गई। ऑफिस के सहकर्मी। अर्जुन के ऑफिस के कुछ सहकर्मी भी उसमें आया बदलाव देखकर उससे इसकी वजह पूछने लगे। राज, सहकर्मी, यार अर्जुन, तुमने कोई कोर्स किया है क्या? पहले तो तुम भी हमारी तरह टेंशन में रहते थे, अब हमेशा शांत रहते हो। अर्जुन ने उन्हें भी साक्षी भाव के बारे में बताया। धीरे धीरे ऑफिस में एक छोटा सा ग्रुप बन गया जो रोज लंच टाइम में 10 मिनट का साक्षी भाव करता। परिवार के बुजुर्ग। अर्जुन के पिताजी को डायबिटीज की वजह से अक्सर परेशानी होती थी। अर्जुन ने उन्हें समझाया, पापा, बीमारी से लड़ने की बजाय पहले देखिए कि मन में इसके बारे में क्या डर या चिंता चल रही है। जब मन शांत हो जाए तब इलाज के बारे में सोचिए। इससे पिताजी को बहुत राहत मिली। अध्याय 9। ध्यानानंद जी की गहरी शिक्षाएं। 1 साल बाद अर्जुन ने ध्यानानंद जी से कुछ गहरे सवाल किए। गुरुजी, अब मैं समझ गया हूं कि साक्षी भाव बेहतर है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि ये काम कैसे करता है।
चेतना और मन का अंतर। ध्यानानंद जी ने समझाया, देखिए बेटा, चेतना और मन में बुनियादी अंतर है। चेतना एक दर्पण की तरह है, साफ, शुद्ध, निर्मल। मन इस दर्पण में दिखने वाले प्रतिबिंबों की तरह है। दर्पण हमेशा साफ रहता है, चाहे उसमें कुछ भी दिखे। आप दर्पण हैं, विचार नहीं। समस्या तब होती है जब अहंकार आ जाता है। अहंकार मन के साथ तादात्म्य बिठाता है। मैं गुस्से में हूं, मैं दुखी हूं, मैं चिंतित हूं। साक्षी इस तादात्म्य को तोड़ देता है। वो सिर्फ देखता है कि मन में गुस्सा है, मन में दुख है, मन में चिंता है। स्वतंत्रता का अर्थ, जब आप अपने विचारों और भावनाओं के साथ तादात्म्य तोड़ देते हैं तो आप मुक्त हो जाते हैं। ये मुक्ति कोई दूर की चीज नहीं है, ये यहीं अभी उपलब्ध है। नियंत्रण की सही जगह। नियंत्रण मार्ग का उपयोग तब करना चाहिए जब आपातकाल हो, जब तुरंत कुछ करना जरूरी हो, हानिकारक विचार हो, जब मन में किसी को नुकसान पहुंचाने के विचार आएं, फोकस की जरूरत हो, जब किसी काम पर गहरा ध्यान देना हो। बाकी समय साक्षी बनकर रहना चाहिए। अध्याय 10, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग। अर्जुन ने देखा कि साक्षी भाव का उपयोग जीवन के हर क्षेत्र में किया जा सकता है। स्वास्थ्य में अनुप्रयोग। जब कभी अर्जुन बीमार होता तो वो बीमारी से लड़ता नहीं, बल्कि पहले देखता कि इस बीमारी के बारे में मन में क्या प्रतिक्रियाएं हो रही हैं। बुखार आने पर मन में परेशानी है, डर है कि कहीं ज्यादा बीमार न हो जाऊं, इलाज की चिंता है। इन सभी को देखने के बाद वो शांति से उचित इलाज करता, इससे रिकवरी भी जल्दी होती। रिश्तों में गहराई। जब कविता या आर्यन नाराज होते तो अर्जुन तुरंत अपना बचाव नहीं करता, पहले देखता कि उसके मन में क्या प्रतिक्रिया हो रही है। अहंकार आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, दोष देने की इच्छा हो रही है। इसे देखने के बाद वो प्रेम और समझदारी से जवाब देता। इससे रिश्ते और मजबूत होते गए। कार्यक्षेत्र में सफलता। ऑफिस में जब कोई समस्या आती या बॉस डांटता तो अर्जुन पैनिक नहीं करता, पहले अपने मन की स्थिति देखता। डर आ रहा है, नौकरी जाने की चिंता है, गुस्सा आ रहा है। इसके बाद वो स्पष्ट मन से समाधान सोचता। इससे उसकी प्रोफेशनल रेपुटेशन बहुत अच्छी हो गई। पैसे के मामलों में जब कभी आर्थिक तंगी होती तो अर्जुन घबराता नहीं, पहले देखता कि मन में क्या चल रहा है। असुरक्षा का भाव है, भविष्य की चिंता है, अपर्याप्तता की भावना है। इसे देखने के बाद वो व्यवहारिक कदम उठाता। इससे पैसे के मामले में भी बुद्धिमानी आई। अध्याय 11, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अर्जुन को जिज्ञासा हुई कि आधुनिक विज्ञान इस बारे में क्या कहता है। उसने कुछ रिसर्च की। न्यूरोसाइंस की खोजें, माइंडफुलनेस रिसर्च। वैज्ञानिकों ने पाया कि जब हम अपने विचारों को बिना जजमेंट के देखते हैं, माइंडफुलनेस, तो दिमाग में सकारात्मक बदलाव होते हैं। प्री फ्रंटल कोर्टेक्स यानी तर्क और निर्णय का क्षेत्र मजबूत होता है। एमिगडाला यानी डर और गुस्से का केंद्र कम सक्रिय होता है। तनाव हार्मोन कॉर्टिसोल कम बनता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी, दिमाग की नई कनेक्शन बनाने की क्षमता, न्यूरोप्लास्टिसिटी साक्षी भाव के अभ्यास से बढ़ती है। अर्जुन का एहसास, वाह, जो बात हमारे पुराने ऋषि मुनि हजारों साल पहले जानते थे, आज का विज्ञान भी उसी की पुष्टि कर रहा है। एपिजेनेटिक्स, रिसर्च से पता चला है कि ध्यान और माइंडफुलनेस से जीन्स की एक्सप्रेशन भी बदल सकती है। तनाव से जुड़े जीन्स कम सक्रिय होते हैं और स्वास्थ्य से जुड़े जीन्स ज्यादा सक्रिय होते हैं। अध्याय 12, समाज पर प्रभाव, एक छोटी सी क्रांति। धीरे धीरे अर्जुन के आसपास का पूरा माहौल बदलने लगा। घर में शांति। अर्जुन के घर का माहौल बिल्कुल बदल गया था। अब वहां कम झगड़े होते, ज्यादा हंसी खुशी रहती। जब भी कोई समस्या आती तो सभी मिलकर शांति से समाधान निकालते। कविता का अनुभव, अब हमारा घर सच में घर लगता है, पहले लगता था जैसे कोई युद्ध क्षेत्र हो। मोहल्ले में बदलाव। अर्जुन के मोहल्ले के लोग भी उसके बदलाव को देखकर प्रभावित हुए। वो अक्सर पड़ोसियों की समस्याओं का समाधान करने में मदद करता। श्रीमती शर्मा, पड़ोसिन, अर्जुन बेटा, तुमसे बात करके बहुत शांति मिलती है। तुम हमेशा धैर्य से सुनते हो और अच्छी सलाह देते हो। ऑफिस में सकारात्मक माहौल। अर्जुन के ऑफिस में भी माहौल बेहतर हो गया।
उसके टीम के सदस्य कम तनाव में रहते और बेहतर काम करते। मैनेजर का फीडबैक, अर्जुन, तुम्हारी टीम की प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ गई है, तुमने कुछ जादू किया है क्या? अर्जुन मुस्कुराकर कहता, सर, बस थोड़ी जागरूकता लाई है। अध्याय 15, गहरे सवाल और समाधान। 1.5 साल के अभ्यास के बाद अर्जुन के मन में कुछ गहरे सवाल आए। सवाल 1, क्या मन को पूरी तरह शांत करना जरूरी है? ध्यानानंद जी का जवाब, नहीं बेटा, मन को पूरी तरह शांत करना न जरूरी है और ना ही संभव है। मन का काम ही विचार करना है, जैसे आंख का काम देखना है। जरूरी यह है कि आप मन के साथ अपनी पहचान न बनाएं। मन चलता रहे, आप साक्षी बनकर देखते रहें। सवाल 2, कभी कभी बहुत गहरी भावनाएं आती हैं, तब क्या करूं? ध्यानानंद जी का जवाब, जब भावनाएं बहुत तीव्र हों, जैसे गहरा दुख, गुस्सा या डर, तो पहले उन्हें महसूस करने दीजिए, रोकने की कोशिश ना करें। फिर धीरे धीरे साक्षी भाव लाइए। ये प्रक्रिया हो सकती है, पहले महसूस करना, फिर देखना। कभी कभी रोना, चिल्लाना या किसी से बात करना भी जरूरी है, ये सब प्राकृतिक है। सवाल 3, क्या ये अभ्यास सभी के लिए उपयुक्त है? ध्यानानंद जी का जवाब, हाँ, ये हर इंसान के लिए उपयुक्त है, क्योंकि हर इंसान में चेतना है, बस तरीका अलग अलग हो सकता है। बच्चों के लिए खेल के माध्यम से, जवानों के लिए काम के दौरान, बुजुर्गों के लिए बैठकर, हर उम्र के लिए अलग तरीका हो सकता है। अध्याय 14, अर्जुन का नया मिशन। 2 साल के बाद अर्जुन को लगा कि जो कुछ उसने सीखा है उसे और लोगों तक पहुंचाना चाहिए। शिक्षा में योगदान। अर्जुन ने अपने शहर के स्कूलों में जाकर बच्चों को सरल तरीके से मन की शांति के बारे में सिखाना शुरू किया। बच्चों के लिए खेल। बच्चों, आज हम एक मजेदार खेल खेलेंगे, इसका नाम है मन का टीवी। आंखें बंद करके देखो कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। जैसे टीवी में अलग अलग चैनल आते हैं, वैसे ही मन में भी अलग अलग विचार आते हैं। कोई डरावना चैनल आए तो कहो, अरे, डर का चैनल आया। कोई खुशी का चैनल आए तो कहो, वाह, खुशी का चैनल। बस देखते रहना, चैनल को पकड़ने की कोशिश मत करना। कॉर्पोरेट जगत में सेवा। कई कंपनियों ने अर्जुन को अपने एम्प्लॉइज के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट वर्कशॉप्स करने के लिए बुलाया। वर्कशॉप में अर्जुन की सीख। दोस्तों, ऑफिस में स्ट्रेस तब आती है जब हम रिजल्ट्स के साथ अपनी पहचान जोड़ देते हैं। अगर प्रोजेक्ट सफल हुआ तो मैं सफल, अगर फेल हुआ तो मैं फेलियर। यही तादाद में स्ट्रेस का कारण है। काम तो पूरी लगन से करिए, लेकिन रिजल्ट के साथ अपनी आइडेंटिटी न जोड़िए। आप रिजल्ट से बड़े हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। अर्जुन ने YouTube पर एक चैनल शुरू किया, मन की शांति सरल तरीके। उसके वीडियोस देश भर के लाखों लोगों तक पहुंचे। पॉपुलर वीडियो का टाइटल, 3 मिनट में मन को शांत करने का तरीका, साक्षी भाव। अध्याय 15, जीवन की कठोर परीक्षाएं। 3 साल बाद अर्जुन के जीवन में एक बड़ी चुनौती आई। उसके पिताजी को हार्ट अटैक आया और वो कोमा में चले गए। संकट के समय में साक्षी भाव। अस्पताल में बैठकर अर्जुन ने अपने मन की स्थिति देखी। बहुत डर है, गुस्सा आ रहा है, क्यों हुआ ऐसा, चिंता हो रही है पैसे की, माँ कैसे संभालेंगी। लेकिन इन सब भावनाओं को देखने के बाद वो शांत हो गया। उसने व्यवहारिक कदम उठाए, बेहतर डॉक्टर ढूंढा, माँ को संभाला, ऑफिस से छुट्टी ली। कविता का अवलोकन। अर्जुन, इतनी बड़ी परेशानी में तुम इतने स्टेबल कैसे हो? मैं तो पागल हुई जा रही हूं। अर्जुन का जवाब, कविता, परेशानी तो है, लेकिन अगर मैं भी पागल हो जाऊंगा तो कौन सोच समझकर फैसला लेगा। दुख के साथ मित्रता। 2 महीने बाद अर्जुन के पिताजी का निधन हो गया। ये अर्जुन के जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा थी। गहरे दुख का अनुभव। अर्जुन ने दुख को दबाने की कोशिश नहीं की। वो रोया, मातम मनाया, पिताजी की यादों में डूबा रहा, लेकिन साथ ही वो देखता भी रहा। गहरा दुख है, खालीपन महसूस हो रहा है, गुस्सा भी आ रहा है मृत्यु पर। यह दुख उसे तोड़ने के बजाय और गहरा बना गया। उसे जीवन की नश्वरता का गहरा बोध हुआ। मृत्यु से मिली सीख। पापा के जाने से मुझे समझ आया कि जीवन कितना कीमती है, हर पल को जीना चाहिए, वे पल वापस नहीं आते। और ये भी समझ आया कि जो आता है वो जाता भी है,
न खुशी स्थायी है न दुख, सब कुछ बदलता रहता है। बस जो बदलता नहीं वो है देखने वाली चेतना। अध्याय 16 गुरु से शिष्य की यात्रा। 5 साल के अभ्यास के बाद अर्जुन की स्थिति वो हो गई थी जो कभी ध्यानानंद जी की थी। नए शिष्यों का आगमन। अब अर्जुन के पास भी परेशान लोग आने लगे। प्रिया 28 साल टीचर। सर, मैं हमेशा चिंता में रहती हूं, मन शांत नहीं रहता। अर्जुन ने वही प्रक्रिया अपनाई जो ध्यानानंद जी ने उसके साथ की थी। प्रिया, पहले मुझे ये बताओ कि तुम मन को शांत क्यों करना चाहती हो। राहुल 35 साल बिजनेसमैन। सर, मैं बहुत गुस्सैल हूं, छोटी बात पे भड़क जाता हूं। राहुल, अगली बार जब गुस्सा आए तो उससे लड़ने की बजाय सिर्फ देखना कि ये गुस्सा कैसा लगता है, कहाँ महसूस होता है शरीर में, कैसा रंग है, कितनी देर रहता है। अपना ग्रुप बनाना। अर्जुन ने अपने शहर में मन की शांति नाम से ग्रुप बनाया और हर रविवार 50-60 लोग मिलकर साक्षी भाव का अभ्यास करते। अध्याय 17 निरंतर साधना। अर्जुन जानता था कि साक्षी भाव कोई सिद्धांत नहीं है, बल्कि एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। घूर घूर कर पत्रिता। वो जानता था कि जैसे महासागर में लहरें उठती रहती हैं, वैसे ही मन में विचार आते जाते रहेंगे। ग्रुप की गतिविधियां। सामूहिक ध्यान, 30 मिनट साक्षी भाव, अनुभव साझा करना, दैनिक समस्याओं में साक्षी भाव का उपयोग सिखाना, बच्चों के लिए अलग सेशन, अनुभवों का संग्रह। सुमित्रा, गृहिणी। पहले मैं बच्चों पर हर वक्त चिल्लाती रहती थी। अब जब गुस्सा आता है तो पहले देखती हूं कि मन में क्या हो रहा है, फिर प्रेम से बात करती हूं। विकास, कॉलेज स्टूडेंट। एग्जाम के टाइम बहुत टेंशन होती थी। अब जब भी घबराहट होती है तो उसे देखता हूं। अजीब बात है, जब देखता हूं तो टेंशन कम हो जाती है। अध्याय 17 साक्षी भाव के गहरे आयाम। अब अर्जुन को साक्षी भाव के और भी गहरे पहलू समझ आने लगे। विचारों का स्वामी नहीं, साक्षी। अर्जुन ने महसूस किया कि विचार उसके अपने नहीं हैं। वे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से आते हैं। वो सिर्फ एक रिसीवर है। जब मैं टीवी चलाता हूं तो चैनल्स मेरे नहीं हैं, वे बाहर से आते हैं। वैसे ही विचार भी मेरे नहीं हैं, वे मन के स्पेस में आते जाते रहते हैं। भावनाओं का एनर्जी। भावनाएं भी एक एनर्जी हैं जो आती जाती रहती हैं। जब हम उनसे फाइट करते हैं तो वे स्टक हो जाती हैं, जब देखते हैं तो फ्लो हो जाती हैं। सबसे गहरी डिस्कवरी। सबसे बड़ी बात जो मैंने डिस्कवर की है वो ये है कि जो देख रहा है वो कभी बदलता नहीं। चाहे बचपन हो या जवानी, चाहे खुशी हो या दुख, देखने वाला हमेशा सेम रहता है। वही मेरी रियल आइडेंटिटी है। अध्याय 18 वैश्विक प्रभाव का सपना। अब अर्जुन का सपना था कि ये नॉलेज पूरी दुनिया तक पहुंचे। इंटरनेशनल वर्कशॉप। अर्जुन को कुछ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में बुलाया जाने लगा। उसने वहां भारतीय विजडम को मॉडर्न लैंग्वेज में प्रेजेंट किया। विभिन्न धर्मों में समानता। अर्जुन ने देखा कि साक्षी भाव की कॉन्सेप्ट हर धर्म में है। क्रिश्चियनिटी में बीइंग प्रेजेंट विद गॉड, इस्लाम में मुराकबा, बुद्धिज्म में माइंडफुलनेस, हिंदुइज्म में साक्षी भाव। सभी रिलीजन्स का कोर मैसेज यही है कि अपने माइंड से आइडेंटिफाई मत करो। भविष्य की योजना। अर्जुन की योजना थी स्कूल्स में इसे करिकुलम का हिस्सा बनाना, हॉस्पिटल्स में हीलिंग के लिए इस्तेमाल करना, प्रिजन्स में रिहैबिलिटेशन के लिए उपयोग करना, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए। अध्याय 19 जीवन का पूर्ण चक्र। 10 साल बाद अर्जुन वापस उसी गंगा घाट पर बैठा था जहां उसकी पहली मुलाकात ध्यानानंद जी से हुई थी। आत्मचिंतन। 10 साल पहले मैं यहां एक परेशान, बेचैन इंसान था। आज मैं यहां शांत, स्टेबल हूं। क्या बदला है? विचार अभी भी आते हैं, भावनाएं भी आती हैं, लेकिन अब मैं जानता हूं कि मैं वो नहीं हूं। मैं वो हूं जो उन्हें देखता है। यही है वो फ्रीडम जिसकी तलाश में कर रहा था। ध्यानानंद जी से अंतिम मुलाकात। आश्चर्यजनक बात यह थी कि उसी दिन ध्यानानंद जी फिर से उसी जगह दिखे। वे अब बहुत बूढ़े हो गए थे। गुरुजी, अर्जुन ने खुशी से कहा। ध्यानानंद जी मुस्कुराए।
कैसे हैं अर्जुन? कैसा चल रहा है अभ्यास? गुरुजी, आपकी दी गई सीख ने मेरा जीवन बदल दिया। अब मैं भी दूसरों की मदद कर रहा हूं। यही तो होना था। जब कोई व्यक्ति अपनी रियल नेचर को पहचान लेता है तो वो ऑटोमेटिकली दूसरों की मदद करने लगता है। अंतिम सीख। ध्यानानंद जी ने कहा, अर्जुन, मैं तुम्हें अंतिम सीख देता हूं। अब तुम टीचर हो गए हो, लेकिन याद रखना कि तुम सिर्फ एक पॉइंटर हो। तुम स्टूडेंट्स को फिंगर दिखाते हो, लेकिन मून वे खुद देखते हैं। कभी ईगो मत आने देना कि मैं टीचर हूं। तुम भी वही चेतना हो जो हर स्टूडेंट में है। अध्याय 20, संदेश का प्रसार, अंतिम चरण। आर्यन की जिज्ञासा। अब आर्यन 15 साल का हो गया था। एक दिन उसने पूछा, पापा, आप इतने शांत कैसे रहते हैं? मेरे फ्रेंड्स के पेरेंट्स तो हमेशा टेंशन में रहते हैं। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, आर्यन, क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि तुम्हारे मन में बहुत सारे विचार आते जाते रहते हैं? हाँ पापा। क्या तुम वे विचार हो या तुम वो हो जो उन विचारों को देखता है? आर्यन ने थोड़ा सोचा, मैं वो हूं जो देखता है। बस यही सीक्रेट है। तुम अपने विचारों और भावनाओं से अलग हो। जब ये समझ आ जाता है तो टेंशन ऑटोमेटिक कम हो जाती है। कविता का गुरु बनना। कविता भी अब अपने टीचर फ्रेंड्स को साक्षी भाव सिखाने लगी थी। स्कूल में बच्चे बहुत हाइपर एक्टिव रहते हैं। जब मैं उन्हें 2 मिनट माइंड वॉचिंग कराती हूं तो वे शांत हो जाते हैं। सामुदायिक सेवा। अर्जुन के पूरे कम्युनिटी में अब एक अलग माहौल था। कम झगड़े, बेटर कोऑपरेशन और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। स्ट्रेस का लेवल कम। ये छोटा सा बदलाव पूरी सोसाइटी को हील कर सकता है, अर्जुन सोचता। समापन, संदेश और निष्कर्ष। मुख्य लबन। 10 साल की यात्रा के बाद अर्जुन ने जो मुख्य लबन सीखे। 2 मार्ग, 1 लक्ष्य। साक्षी भाव और सक्रिय नियंत्रण दोनों के अपने फायदे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म पीस के लिए साक्षी भाव ज्यादा इफेक्टिव है। तत्काल बनाम स्थायी समाधान। नियंत्रण मार्ग तत्काल राहत देता है, लेकिन टेम्पररी है। साक्षी भाव धीमा लगता है, लेकिन परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। 80-20 का नियम। 80% समय साक्षी भाव, 20% समय जरूरत के अनुसार नियंत्रण। सबके लिए उपलब्ध। ये कोई स्पेशल टैलेंट नहीं है, हर इंसान में ये कैपेसिटी है। अभ्यास से सिद्धि। ये ओवरनाइट नहीं आता, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस चाहिए। आपातकाल के लिए नियंत्रण तकनीक। जब साक्षी भाव काम न कर रहा हो, डीप ब्रीदिंग, 10 गहरी सांस लें। मंत्र, कोई शांति का मंत्र जपें। फिजिकल एक्टिविटी, थोड़ी एक्सरसाइज करें। पॉजिटिव एफर्मेशन, अपने आप से पॉजिटिव बातें कहें, लेकिन जल्दी ही वापस साक्षी भाव पर आ जाएं। दर्शकों के लिए व्यावहारिक संदेश। प्रिय दोस्तों, अगर आप भी अर्जुन की तरह मन की शांति चाहते हैं तो आज से ही शुरुआत कर सकते हैं। आज से शुरू करें। सुबह उठकर 5 मिनट, बिस्तर पर बैठकर 5 मिनट देखें कि मन में क्या चल रहा है। कुछ बदलने की कोशिश ना करें। दिन में 10 बार, जब भी याद आए रुककर देखें, इस वक्त मन में क्या है। रात को सोने से पहले 5 मिनट, दिन भर की घटनाओं को विटनेस के रूप में देखें। 30 दिन का चैलेंज। दिन 1 से 10 केवल साक्षी भाव। दिन 11 से 20 जरूरत के अनुसार नियंत्रण भी। दिन 21 से 30 संतुलित अप्रोच। एक बात याद रखें, यह कोई कंपटीशन नहीं है। अपने साथ पेशेंट रहें, हर छोटी प्रोग्रेस सेलिब्रेट करें। अगर समस्या आए, मन भटक जाए, नॉर्मल है, वापस विटनेस पर आ जाएं। कुछ ना हो रहा लगे, ट्रस्ट द प्रोसेस। रिजल्ट्स तुरंत नहीं दिखते। बहुत इंटेंस इमोशंस आए तो पहले फील करें, फिर ऑब्जर्व करें। चैनल का संदेश और विदाई। स्पिरिचुअल लर्निंग वाया स्टोरी की इस विशेष प्रेजेंटेशन को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहानी सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं थी, ये एक प्रैक्टिकल गाइड है जो आपके रियल लाइफ में काम आ सकती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और इंस्पायरिंग कहानियां मिलती रहें। कमेंट में अपने एक्सपीरियंसेस जरूर शेयर करें। हमारा मिशन
हम ऐसी ही कहानियों के माध्यम से लाइफ चेंजिंग विजडम लाते रहेंगे। आपका सपोर्ट हमारी मोटिवेशन है। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। तब तक प्रैक्टिस करते रहें और अपने मन के असली मालिक बनते रहें। याद रखें, जब मन शांत होता है तो जीवन में असली खुशी आती है। आप अपने विचार नहीं हैं, आप वो चेतना है जो विचारों को देखती है। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।